हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑफ हॉटस्पॉट बायोलॉजी विद ताहिर अवान के साथ। सो आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 का आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं कह सकते हम, लेकिन क्योंकि बच्चे जब इस प्रोसेस को समझते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो आज हम प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द प्रोसेस ऑफ oogenesis। तो इट इज बच्चे ये सोचते हैं जी कि इट इज समवॉट सिमिलर टू स्पर्मेटोजेनेसिस। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट इसमें कुछ ऐसी पर्टिकुलर स्टेजेस हैं जो आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं एज अ मेडिकल स्टूडेंट एंड स्पेशली फॉर दोज ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स। क्यों इसका ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंस है और कौन कौन सी ऐसे इवेंट्स हैं जो इसमें होते हैं, चलिए समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि किसी भी तरह का अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ oogenesis। सो oogenesis means oo means ovum or egg, so it is simply the formation of haploid egg from the undifferentiated diploid germ cells, right? So definition दोनों का सेम है, बस आपको sperm की जगह यहाँ पे egg को लेके आना है और वहाँ पे spermatocytes होते थे और यहाँ पे आएंगे oogoneum। So that is the main difference between the spermatogenesis and oogenesis। So अब अगर मैं फेजेस की बात करूं, इसकी स्टेजेस की बात करूं oogenesis की, तो हम इसको दो डिफरेंट व्यू से स्टडी करेंगे। सो एज यूजुअल कि किसी भी गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है द मल्टीप्लिकेशन फेज, द सेकंड फेज इज द ग्रोथ फेज एंड थर्ड फेज इज द मैचुरेशन फेज। तो आइए समझते हैं तीनों फेजेस को बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में। अब oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ कि जो oogenesis एग का जो डेवलपमेंट है बेसिकली वो स्टार्ट हो जाता है while the young one or while the female is a fetus or while the baby is in the uterus of mother। So actually जो एग का डेवलपमेंट है तो oogenesis is basically the डेवलपमेंट भी कह सकते हैं और फॉर्मेशन ऑफ एग भी कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एग। सो जो डेवलपमेंट और फॉर्मेशन ऑफ एग स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स बिफोर बर्थ एंड इट इज कंप्लीटेड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। प्लीज नोट दैट पॉइंट। और oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने सामने ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ओवरी का डायग्राम खोल के रखें तो समझने में ज़्यादा आसानी होगा, राइट? तो जो सबसे पहला फेज है दैट इज द मल्टीप्लिकेशन फेज। सो ये बिल्कुल सेम है जिस तरह से हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था। सो इन द मल्टीप्लिकेशन फेज द जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, द जर्मिनल एपिथेलियल cells will form or they will proliferate to form the undifferentiated oogonium cells। So these oogonium cells are basically diploid। So what happens here, the germinal epithelium divides by the process of mitosis। So this is mitosis 1 and this is mitosis 2 and they will form the 4 oogonium cells। How many cells? 4 oogonium cells or the egg mother cells। Now what is the interesting thing that you have to understand or that you have to know? The process of maturation of the oogonium cells or the formation of oogonium cells starts while the fetus, or you can say while the young one is still a fetus। So in the ovaries of the unborn female body which is about 25 weeks old, how many? 25 weeks। तो आप कह सकते हैं 25 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारे पास आएगा
नियरली 175, यानी कि जब वो फीटस 175 डेज का होता है तो उसमें ये जो सबसे पहला प्रोसेस है द मल्टीप्लिकेशन फेज ये स्टार्ट हो जाता है। और उस समय जो फीमेल बॉडी होता है उसमें तकरीबन 2 मिलियन, हाउ मैनी, 2 मिलियन oogonia सेल्स और एग मदर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं या उसमें पाए जाते हैं। दिस इज द पॉइंट नंबर 1। सो फीटस में कितने oogonia सेल्स या फिर एग मदर सेल्स हैं? 2 मिलियन। अब जो ये 2 मिलियन एग मदर सेल्स हैं दे विल go into the second phase, that is the growth phase. But what is the interesting thing that you have to understand, when the oogonia or the egg mother cells will go into the growth phase, many of the cells will destroyed or they will disintegrate or degenerate, and only about 60,000 to 80,000 will go into the growth phase, right? So rest of all will be degenerated. So out of 2 million cells, only 60,000 to 80,000 per ovary, just remember the point, per ovary will go into the growth phase, and this oogonia or the egg mother cell will form the primary oocyte in the same way that was formed in the spermatogenesis, that was the primary spermatocyte. So all these cells are diploid. You can mention the ploidy here. The division will be mitosis, or you can also mention the chromosome number. The chromosome number will be the 46. So we will study the maturation phase or growth phase of only just one oogonia, right? So the oogonia will attains growth by adding the cytoplasm, by duplicating or by replicating the DNA, and it will be converted into primary oocyte. So as I already told you, the total number of primary oocytes that will be formed from the oogonium will be 60 to 80,000 per each ovary. Now what happens at this stage? This is the very important step, very important. So when the oogonium is converted into the primary oocyte, what are the changes that takes place? So before that, I have to tell you some important things, that are that this oogonium, now look at the diagram of the longitudinal section of the ovaries. This oogonium will form the egg tube. What it will form? It will form egg tube of Fugger. Egg tube of Fugger. You can see the egg tube that I have drawn in the longitudinal section of ovaries, and this egg tube will attain a mass of cells and will be converted into egg nest, right? Into egg nest. Just look at that diagram. Now, when the egg tube is converted into the egg nest, these oogonium, one of these oogonium will start its growth phase, and it will be converted into the primary oocyte. Now, what happens at this stage? The primary oocyte unsheaths. इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव शीथ आ जाता है सेल्स का, एंड व्हेन दिस प्राइमरी oocyte इज एनशीथ्ड बाय अ लेयर ऑफ सेल्स, दिस प्राइमरी oocyte को बोला जाएगा प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहा जाएगा? प्राइमरी फॉलिकल, राइट। सो अब क्या हो रहा है? ये स्टेज कौन सा है? ये वो वाला स्टेज है जब एक गर्ल का प्यूबर्टी आने वाला है, यानी कि उसका फर्स्ट एमसी यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाला है। सो अभी तक ये जो स्टेज थी ये वो वाली स्टेज है कि अभी उस गर्ल ने मैच्योरिटी अटेन करना शुरू कर दिया है, यानी कि जो ये प्राइमरी oocyte है अब इसका डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है। सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? ये जो
प्राइमरी फॉलिकल है या प्राइमरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि जो ये प्राइमरी oocyte है ये सेकेंडरी oocyte में तब तक कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तब तक कन्वर्ट नहीं हो सकता है जब तक यहाँ पे कौन सा प्रोसेस नहीं होगा, ओव्यूलेशन का प्रोसेस नहीं होगा। तो क्या होता है कि जो ये प्राइमरी oocyte है इसका जो डिवीजन है, क्योंकि मैच्योरेशन फेज में कौन सा डिवीजन होना है, अब मेयोसिस का डिवीजन होना है। सो इसका जो प्राइमरी oocyte है इसका डिवीजन रुक जाता है मेयोसिस 1 के प्रोफेज 1 स्टेज में। क्या बोला मैंने, मेयोसिस 1 इसमें चल रहा होता है और मेयोसिस 1 का कौन सा स्टेज, प्रोफेज 1 में आके ये इसका जो डिवीजन है ये रुक जाता है। और प्रोफेज 1 का वो कौन सा स्टेज होता है, द ज़ाइगोट एंड स्टेज, राइट। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो ये प्राइमरी oocyte है ये अपने आप को प्रिपेयर करता है। याद करिए वहाँ पे मैंने अर्ली फॉलिकल्स बनाए थे, फिर मैच्योरिंग फॉलिकल्स बनाए थे, फिर प्राइमरी फॉलिकल बनाया था, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी और उस तरह से मैच्योर फॉलिकल बनाया था। तो ये वही स्टेजेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस फर्स्ट स्टेज इज नोन एज द फर्स्ट रेस्टिंग पीरियड ऑफ द प्राइमरी oocyte। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब क्या होगा कि मैंने आपको बोला कि जो ये प्राइमरी oocyte है ये तब तक अपना मेयोसिस आगे नहीं बढ़ा सकता है जब तक यहाँ पे क्या नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा। सो ये जो प्राइमरी oocyte है जब इसमें ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो जाएगा तो बेसिकली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte में। सो यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्राइमरी oocyte है इसका दो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए जब ये इसका डिवीजन हुआ प्राइमरी oocyte का, इसने एक बड़ा सेल बनाया है और एक छोटा सेल बनाया है। सो कहने का मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे अनइक्वल सेल डिवीजन हुआ है। सो अनइक्वल सेल डिवीजन को क्या बोला जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हुआ है, साइटोकाइनेसिस कौन सा हुआ है, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हुआ है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो उनका साइटोप्लाज्म का कंटेंट था वो क्या है, डिफरेंट। सो ये एक बड़ा सेल बनाएगा और एक छोटा सेल बनाएगा। द बिगर सेल विल बी नोन एज सेकेंडरी oocyte और जो स्मॉलर सेल होगा इसको बोला जाएगा फर्स्ट पोलर बॉडी। अब क्या है कि जो ये पोलर बॉडी है इसमें जो साइटोप्लाज्म कंटेंट होगा ये कम होगा और इसमें साइटोप्लाज्म कंटेंट ज्यादा होगा। दिस इज ड्यू टू द अनइक्वल सेल डिवीजन। बात समझ में आई, जस्ट कीप इन माइंड। सो ये वो स्टेज है अभी तक ओव्यूलेशन का प्रोसेस नहीं हुआ है और जो ये सेकेंडरी oocyte है इसके बाहर भी क्या आएगी, दोबारा से एक एडिशनल लेयर ऑफ सेल्स आएगी। और वो कौन से सेल्स होते थे याद करिए, उनको बोला जाता था ग्रेन्युलोसा सेल्स एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte। इसमें सेकेंडरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा। अब जो ये सेकेंडरी फॉलिकल है ये कन्वर्ट होगा टर्शरी फॉलिकल में, फिर वो जो टर्शरी फॉलिकल होगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मैच्योर फॉलिकल। जस्ट लुक एट दैट डायग्राम। और जब मैच्योर फॉलिकल बन जाएगा जिसको कहा जाता था मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, तो वहां पे क्या होता था, एंट्रम कैविटी डेवलप कर जाती थी। सबसे पहले वहां पे एंट्रम कैविटी डेवलप करती थी, उसके बाद वहां पे एक जोना पेलिस्ट्रिडा का लेयर डेवलप करता था अराउंड दैट ओवम, राइट। उसके बाद वहां पे कोरोना रेडिएटा की भी लेयर डेवलप होती थी। तो ये अभी तक वो स्टेज है, कि किसका डेवलपमेंट हो रहा है, एक्चुअली प्राइमरी oocyte का ही डेवलपमेंट हो रहा है जो अभी तक किसमें कन्वर्ट हो चुका है, सेकेंडरी oocyte में। सो जब ये जो सेकेंडरी oocyte है पूरी तरह से डेवलप कर जाता है, यानी कि ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको मैं रब कर देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाता है, द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। तो वहाँ पे देखिएगा कि वो जो ग्राफियन फॉलिकल था वो रप्चर हो जाता है और वहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो जाता है, द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन क्या होगा कि
जो ये सेकेंडरी oocyte है, क्या बोला मैंने, सेकेंडरी oocyte है, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। सो बच्चों अब इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे, इसको मैं मिटा ही देता हूँ, बाद में इसको मेंशन करते हैं। सो एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन क्या होता है, सेकेंडरी oocyte वहां से रिलीज होता है। सो ये नीट में पूछा जाता है कि एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन कौन सा सेल वहां से रिलीज होता है। आपको ऑप्शन दिए होंगे, ओगोनियम दिया होगा, प्राइमरी oocyte दिया होगा, सेकेंडरी oocyte दिया होगा, और साथ में क्या कहते हैं, ओवम भी दिया रह सकता है। सो आपको क्या बताना है कि एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन वहां से सेकेंडरी oocyte क्या हो जाता है, रिलीज। तो आपने क्या लिखना है कि ये जो oocyte है ये रिलीज हो जाता है, कौन सा, सेकेंडरी वाला, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, नाउ दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। जैसे ही ये सेकेंडरी oocyte यहाँ से रिलीज होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो ओव्यूलेशन हो गया। अब दूसरा प्रोसेस क्या होगा, अब क्योंकि इसको क्या करना है, मेयोसिस 2, ये कौन सा हुआ, मेयोसिस 1, वहां पे लिख लीजिएगा अनइक्वल सेल डिवीजन यानी कि अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पे होगा मेयोसिस 2। तो मेयोसिस 2 करने के लिए जो ये सेकेंडरी oocyte है इसको चाहिए सेंट्रियोल। वाई, क्योंकि देखिए ये इसके क्रोमोसोम है, लेटर सपोज ये इसकी क्रोमोसोम है। अब क्या करना है, हमें क्रोमोसोम का सेपरेशन करना है जो मेयोसिस 2 में होता है। सो क्रोमोसोम के सेपरेशन के लिए हमें वहां पे क्या चाहिए होता है, सेंट्रियोल चाहिए होता है। तो वो जो सेंट्रियोल होता है इस सेकेंडरी oocyte के पास नहीं होता है, रिमेंबर द पॉइंट। अब मेयोसिस 2 में जाने के लिए जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte जो है इसके पास सेंट्रियोल नहीं होता है, इसीलिए ये मेयोसिस 2 की स्टेज में नहीं जा सकता है। सो अगेन ये जो सेकेंडरी oocyte है इसका जो डिवीजन है ये दोबारा से क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्या हो जाता है, दोबारा से रुक जाता है। कौन सी स्टेज में, इन द मेटाफेज 2 ऑफ मेयोसिस 2। रिमेंबर द पॉइंट, कौन से फेज में, जो सेकेंडरी oocyte होगा इसका डिवीजन दोबारा से रुक जाएगा मेयोसिस 2 के मेटाफेज 2 स्टेज में। क्यों, क्योंकि इसके पास सेंट्रियोल नहीं है, ये इसलिए फर्दर डिवीजन में नहीं जा सकता है। सो होगा क्या, सो बिकॉज द डिवीजन ऑफ दिस सेकेंडरी oocyte इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द मेटाफेज 2, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे इस फैक्टर को बोला जाता है मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, MPF, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, राइट। सो अब मेटाफेज के बाद अगर इसको फर्दर डिवीजन में जाना है तो कौन सा स्टेज आएगा, एनाफेज। सो होगा क्या, इसको फर्दर डिवीजन के लिए जो सेंट्रियोल देगा, वो सेंट्रियोल देने का काम कौन करेगा, स्पर्म। तो याद करिए जब हमने आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर बताया था, जस्ट रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तो हमने आपको बताया था कि स्पर्म के हेड के नीचे होता है सेंट्रियोल। क्या होता है, सेंट्रियोल। तो क्या होगा, यहाँ पे स्पर्म आएगा और स्पर्म इस सेकेंडरी oocyte को क्या देगा, अपना सेंट्रियोल देगा, एंड दिस प्रोसेस विल बी नोन एज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाएगा इसको, फर्टिलाइजेशन बोला जाएगा। सो क्या होगा, ये स्पर्म इसको अपना सेंट्रियोल देगा। जैसे ही इसको सेंट्रियोल मिला, द सेकेंडरी oocyte will restart the meiosis 2। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस, बड़े ही ध्यान से सुनिए। क्या बोला कि मेयोसिस 2 करने के लिए इसके पास सेंट्रियोल नहीं था, वो सेंट्रियोल दिया इसको स्पर्म ने। जैसे ही इसको सेंट्रियोल देगा, द सेकेंडरी oocyte will restart the meiosis 2। अब क्योंकि मेटाफेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो होती है एनाफेज, एंड दैट प्रोसेस ऑफ restartment of meiosis 2 due to that centriole sperm, it is caused due to the factor which is known as
एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, एपीएफ, एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर यहाँ पे आएगा और वो क्या करेगा, इस सेकेंडरी oocyte को कि मेयोसिस 2 को रिस्टार्ट करेगा। सो जैसे ही सेकेंडरी oocyte का डिवीजन रिस्टार्ट हुआ, it will be again converted into two unequal cells. The larger cell will be known as ooted and the smaller cell will be known as second polar body. क्या कहा जाएगा, सेकेंड पोलर बॉडी। तो यहाँ पे आप क्रोमोसोम नंबर लिख लीजिएगा 23। यहाँ पे भी अभी क्योंकि ये मैच्योरेशन स्टेज में जाएगा तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैं यहाँ पे ooted का न्यूक्लियस शो कर देता हूँ और दूसरा मैं शो कर देता हूँ यहाँ पे स्पर्म का। सो क्योंकि अभी तक फ्यूजन पूरी तरह से नहीं हुआ तो इसलिए मैं क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे 23 ही मेंशन करूंगा, राइट। सो जो ये फर्स्ट पोलर बॉडी होगा ये भी दोबारा से अगेन दो और पोलर बॉडीज बना देगा, राइट। समझ में आ गया। नाउ व्हाट हैपेंस, सो इस समय क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। तो इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं फर्टिलाइजेशन, राइट, fertilization. Now what happens next, this ooted will be converted into the mature ovum. So जो mature ovum होगा उसमें मेल और फीमेल का क्या होगा, न्यूक्लियस। सो इसको बोल दिया हमने ओवम, राइट। सो ooted और ओवम में बेसिकली डिफरेंस क्या है, द ओवम इज मेच्योर फॉर्म ऑफ ooted। उसके बाद जो ये ओवम है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू, बेसिकली ये जाइगोट ही बन गया है और उसके बाद ये फर्दर डिविजन्स में जाएगा। सो दिस वाज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ oogenesis। मैं आशा करता हूं कि ये काफी अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रहे होंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था लेकिन कुछ भी इसमें इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, चीजें बहुत ही सिंपल हैं। अब कुछ चीजें और बता देता हूं आपको। अब क्या, जो ये तीन पोलर बॉडीज बनी, सो पोलर बॉडीज को पॉलीसाइट भी कहा जाता है, राइट। ये भी आप लिख लें, क्या बोला जाता है, पोलर बॉडीज को पॉलीसाइट भी कहा जाता है। सो ये जो पोलर बॉडीज होंगी ये क्या कर जाती हैं, डिसइंटीग्रेट कर जाती हैं। सो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये डिसइंटीग्रेट क्यों करते हैं। द रीजन बीइंग दैट, क्योंकि इनके पास जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट होता है ये कम होता है, इसलिए ये फर्दर डिविजन्स में नहीं जाते हैं और ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, राइट। दिस इज द मेन रीजन कि इन पोलर बॉडीज का आगे क्या बनता है, राइट। अब सो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जाइगोट बन गया। सो जितने भी ये हमारे पास कितने थे, आउट ऑफ 6000 to 80,000 व्हाट प्राइमरी oocyte, ओनली 400 to 450 oogonia विल मैच्योर, यानी कि इन 60,000 में से केवल 400 से 450 ही जो आप कह सकते हैं प्राइमरी oocyte होते हैं उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाने का मौका मिलता है और बाकी सारे के सारे क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं या डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। उसके बाद जो और कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है वो ये हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, चलिए रहने दीजिए। सो पहली बात क्या बोली मैंने कि इनमें से केवल 400 से 450 ही फर्दर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाते हैं और वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है हर महीने 28 डेज का ये साइकिल होता है और उस हर महीने वहां से एक सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। बात समझ में आई आपको। एक और चीज जो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टोटल जो रेस्टिंग पीरियड है, एक तो हमने रेस्टिंग पीरियड आपको बताया कि जब प्रोफेज 1 में मेयोसिस 1 के इसका जो प्राइमरी oocyte है इसका डिवीजन रुक जाता है और उसके बाद जो सेकेंडरी oocyte है इसका जो डिवीजन है मेटाफेज 2 ऑफ मेयोसिस 2 के स्टेज में इसका डिवीजन आके रुक जाता है। सो दिस इज नोन एज रेस्टिंग पीरियड 2। सो टोटल कितने रेस्टिंग पीरियड है यहाँ पे, 2 हैं। तो ये तो हमने वो वाला प्रोस्पेक्ट देखा जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो ये सेकेंडरी oocyte होगा ये फर्दर डिवीजन में नहीं जाएगा और क्योंकि वो जो सेकेंडरी oocyte था वो ओवरी से रिलीज होके कहाँ पे जाता है,
फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पार्ट में जाता है। कहाँ जाता है? जो ये सेकेंडरी oocyte है एम्प्यूला पार्ट में जाता है और ये वेट करता है स्पर्म का। अगर वहां पे स्पर्म नहीं आएगा तो जो ये सेकेंडरी oocyte है ये क्या हो जाएगा? मेंस्ट्रुअल फ्लो के ब्लडी सिक्रीशन के साथ क्या हो जाएगा? बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। सो इसको क्या कहा गया? यहाँ पे एक बड़ा ही ब्यूटीफुल वर्ड यहाँ पे इन्होंने यूज किया है। सो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि जब वो एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ तो वो एग तो वेस्ट हो गया और वो ब्लडी सिक्रीशन के साथ वेजाइनल ओपनिंग से बाहर आ गया। सो उसको इन दैट केस when the secondary oocyte is not fertilized with the sperm cell, that is known as funeral of secondary oocyte. So funeral of secondary oocyte का मतलब है when the secondary oocyte is released from the female body along with that blood during that menstrual cycle. So जो ovulation का टाइम होता है ये कब होता है? at the 14th डे यहाँ पे क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है और उसके बाद सारा का सारा प्रोसेस होता है। अब जब ये ओवम होगा इसका जो प्लाइडी होगा यहाँ पे क्या होगा? 46, क्योंकि 23 क्रोमोसोम मेल के हैं और 23 फीमेल के हैं। सो इस तरह से जो कंप्लीट प्रोसेस होता है oogenesis का वो कंप्लीट होता है। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको समझ में आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा and don't forget to hit the bell icon. So stay tuned for our next videos. So till then, be safe, be happy, and bye bye.